Good morning, students. Last time in previous videos you have some critical problems in video. इसका मुझे अफसोस है, बट यहाँ पर दोनों ऑडियो और वीडियो आपको देखने हैं और अच्छे से आपको मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई देती होगी, आवाज़ आपको समझना है, सुनना है। ये मैंने आज शुरू किया है सेंटेंस मैंने प्रीवियस इसमें पढ़ाया भी था, लेकिन आज मैं फिर से इसको रिवाइज के तौर पर मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ once more, but there is no need to explain about it. ये बच्चों मैंने पढ़ाया था सेंटेंस की मैंने डेफिनेशन भी दी थी और आपकी ग्रामर की शुरुआत कहाँ से हुई है इसके बारे में मैंने बताया था। ये बच्चों यहाँ पर दो पार्ट में ये बढ़ जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और ये निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। इसके बाद ये सेकंड इसका जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थर्ड इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव, लास्ट जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पहले से ही पढ़ाए जा चुके हैं, 1 2 3 4 और 5 मुझे पढ़ाना है, तो ये ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लें। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हमें किसी व्यक्ति के लिए इच्छा, अभिलाषा, कामना आदि की भावनाएं होती हैं। A sentence which express desire or wishes to someone or other person is called optative sentence. As optative sentence is a sentence which gives us sense of expressing desires, wishes, to someone. As example, I wish that I were child again. Would that
fever, PM of India. May you prosper in your life. God bless you. With our son. ये एग्जांपल दिए गए हैं, इसका मतलब समझ रहे होंगे। आई गेस स्टार्ट टाइगर चाइल्ड अगेन कास्ट में एक बच्चा होता, वुड दैट बी वन पीएम ऑफ इंडिया, कास्ट में भारत के प्रधानमंत्री होते। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप जीवन में फले फूले। गॉड ब्लेस यू विद सन, ईश्वर आपको पुत्र रत्न दे। इस तरह के सेंस हमें मिल रहे हैं। इसमें भाव में व्यक्त हो रहा है कि इसमें कामना की जा रही है, इच्छा व्यक्त हो रही है, इसलिए इसको हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के रूप में पढ़ा। इसको समझ लें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग डिजायर, विश टू समवन एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी इच्छा या कामना किसी व्यक्ति के लिए एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए का ज्ञान देते हैं, वो हमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी एकदम रह गया था पिछले प्रीवियस टॉपिक में। बताने के लिए मैं वन सेकेंड इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय मीन्स आश्चर्य, जिसमें आश्चर्य का बोध हो तो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं, इसका डिफाइन कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी sentence is a sentence which gives us a sense of happiness, sadness, happiness, appreciation, appreciations, and other feelings. As alas, he is noble. With exclamation mark. With the exclamation mark. Exclamation mark जानते होंगे आप लोग। alas, he is noble. Hooray,
नेक्स्ट ब्रावो, you have got the first prize. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है which gives us a sense of happiness, जो हमें प्रसन्नता, दुख, नफरत यानी घृणा और प्रशंसा और दूसरी भावनाओं का बोध कराता है। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अलास इज नो मोर, अफसोस है, खेद है कि वह जीवित नहीं है। हुर्रे भी है, won the मैच, अरे हमने मैच जीत लिया। ब्रावो यू हैव, शाबाश तुमने पहला पुरस्कार प्राप्त किया, यानी ब्रावो यानी इसमें शाबाशी दी जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमें सेंस दे रहे हैं कि एक्चुअली इसमें लॉस बढ़ रहा है विद एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे बढ़ रहा है विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रावो बढ़ रहा है विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इट मींस these sentences are related to exclamatory sentences, ये exclamatory sentence से ही संबंधित है, ऐसा कंफर्म है। अब बच्चों आपको सेंटेंस एंड इट्स काइंड नहीं, इट्स पार्ट्स, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे इट्स पार्ट्स। देखिए दोनों में अंतर है, पार्ट्स और काइंड। पार्ट्स मीन्स होता है भाग, हिस्सा, और काइंड्स मीन्स प्रकार। तो इसमें पार्ट्स पढ़ते हैं जब तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट इसका प्रेडिकेट हो जाता है, PREDICAT, प्रेडिकेट। ये सेकंड पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट, subject is not only one word who is used before verb, main verb or helping verb, but it is a part of a sentence. ये एक शब्द मात्र नहीं होता बल्कि एक सेंटेंस का भाग होता है। इसके भी कई पार्ट होते हैं, कई इसके भाग होते हैं। इसको प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था और आज मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ इसके कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है क्वालिफायर होता है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट इसका होता है एडजेक्टिव, थर्ड पार्ट इसका है मेन वर्ड, और इसका एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आपको समझना है। इसमें आर्टिकल एंड अदर वर्ड, आर्टिकल भी आते हैं और एडजेक्टिव के कुछ वर्ड होते हैं। इसमें और भी वर्ड आते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड है ए एंड द, फ्यू, सम, एनी, लिटिल,
स्वयं में एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसके कई पार्ट्स हो जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इस तरह से मैंने पढ़ाया भी प्रीवियस क्लास में, तो बेसिक इंग्लिश में पढ़ाया था एडजेक्टिव के पार्ट के बारे में। तो यहाँ एडजेक्टिव आप समझ लें कि एडजेक्टिव क्या है, विशेषण शब्द है जो इसकी विशेषता बताता है, यानी सब्जेक्ट की मेन वर्ड की विशेषता बताता है। मेन वर्ड की विशेषता जो बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव में क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी और नंबर के आधार पर एडजेक्टिव वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एक्चुअली एग्जाम्पल के द्वारा 1 2 4 शब्द 10 शब्द दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन आपको इतना ही समझना है। गुड, बैड, टाल, मच, मोर, एट। मेन वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड में नाउन एंड प्रोनाउन दोनों वर्ड आते हैं इसमें, वही मेन वर्ड है। इसी पर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। अब नाउन में चलते हैं तो नाउन के पार्ट भी है, प्रॉपर नाउन से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक है। और प्रोनाउन में चलते हैं, प्रोनाउन के भी कई भाग हैं, कई पार्ट्स हैं। मैंने प्रोनाउन वाले प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन के पार्ट्स। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के लास्ट आपका इंपैरेटिव प्रोनाउन तक जाता है, तो इसके सारे प्रोनाउंस उसी के अंदर डाल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है यहाँ पर कि वो नॉमिनेटिव केस में आने चाहिए, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पर प्रयोग नहीं होंगे क्योंकि मेन वर्ड के रूप में लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में और प्रोनाउन में ही, सी, दे, एक्सेट्रा। तो ये आपका वहां पर बढ़ सकता है, ये प्रोनाउन आदि में आ सकते हैं, ये आपको कंफर्म करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी छोटे छोटे फ्रेजल, इसी से फॉर्सल फ्रेजल वर्ब बना है। तो उसमें इसमें जो भी वर्ड आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? पहला आ जाता है आर्टिकल, आर्टिकल आता है, प्लस प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, और इसमें पार्टिसिपल लिखा जाता है, पार्टिसिपल लिखा जाता है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें ये वर्ड आते हैं, ये सारे के सारे वर्ड वो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। ये आपको अच्छे तरह से समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट पार्ट यानी है वो है क्या, ये समझने का पहले प्रयास करना है। इसके बाद हम प्रेडिकेट चलेंगे, प्रेडिकेट पढ़ाएंगे, पहले सब्जेक्ट पार्ट समझेंगे और इसकी डिफिनेशन भी समझनी है। सब्जेक्ट होता क्या है, इसका मीन्स क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है और कितना इंपॉर्टेंस है सेंटेंस के लिए, बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो इंपॉर्टेंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इसको कि नॉन वर्ड सब्जेक्ट इज नॉट ए वर्ड बट ए पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस
which modify of the sentence of the there are four main parts of subject. इसके मुख्य 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं ये समझना है आपको, मैंने बताया दिया आपको। सबसे पहला वर्ड है, ये आपने समझने का प्रयास भी किया है और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा इसमें एडजेक्टिव वर्ड है और थर्ड है मेन वर्ड है और इसका फोर्थ जो है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। PHRAS, ठीक। अब प्रेडिकेट पढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट की डिफिनेशन की, प्रेडिकेट की डिफिनेशन है। Predicate is a part of sentence with verb। अब with verb में helping verb और main verb, यानी verb के साथ helping verb है, main verb को predicate में पार्ट होता है। Predicate is a part of sentence with verb, helping verb or main verb। Which gives the sense of action, or deed of noun। नाउन का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है, प्रोनाउन से है, जो भी आप समझ लें, ये मेन सब्जेक्ट है। इसमें भी पार्ट में ये समझने का पहले प्रयास करें, इसके पार्ट्स कितने हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा लेकिन अच्छा रहेगा, सुगमता रहेगी आपको समझने में। Black crow sitting on the tree flew away। अब यहाँ पर हम समझते हैं और देखते भी हैं, यहाँ से लिखते चले जा रहे हैं। ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। शायद 2 पार्ट आपको मिल गए हैं। पहला तो समझना ये है कि ये पार्ट आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट और ओनली इतना सा पार्ट आपका प्रेडिकेट। तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा ये देख करके कि सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा कर दिया पार्ट। ये सब्जेक्ट पार्ट इतना बड़ा हो गया, प्रेडिकेट पार्ट बहुत छोटा है। इट मींस क्या?
इट मींस ये है कि सी सब्जेक्ट के सारे पार्टों को इसमें कनेक्ट करके एक सेंटेंस में रख दिया है, सारे पार्ट्स इसमें एक साथ आ गए हैं। और प्रेडिकेट में केवल प्रेडिकेट का सिंबल आया है, वर्ब एंड एडवर्ब, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब एडवर्ब एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्स आता है, यहाँ पर नहीं है। तो हमें समझना ये है कि क्या एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, और इसको हम बहुत से बच्चे इसके प्रीवियस क्लासेस में कहते थे सर आप ब्लैक बोर्ड तक ही आता है सब्जेक्ट, सर ये तो यहाँ से सिटिंग से ऑन रखनी है तो वर्ब हो जाता है। कई बच्चे क्वेश्चन पुट अप करते रहे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि बच्चों ये सिटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ वर्ब नहीं, आपको दिख रहा है कि वर्ब है लेकिन है नहीं। इसमें जो ए वर्ड आया है ये आपका क्वालिफायर है, यानी डिटरमाइनर का एक भाग है। और ये ब्लैक वर्ड जो आ रहा है ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, आपके सब्जेक्ट की यानी मेन वर्ड की। मेन वर्ड यहाँ पर किया गया है, मेन वर्ड है ना ये, मेन वर्ड जो कि नाउन के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, तो है ना, ये नाउन है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिटिंग ऑन द ट्री ये इतना बड़ा पार्ट ये कौन सा पार्ट है, तो ये भी आपका पार्ट है जो आपको मैंने अभी दिखाया था एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, क्वालिफायर एडजेक्टिव मेन वर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ गए होंगे कि ये पार्ट पूरा का पूरा मिला करके यहाँ से ये पार्ट आपका बन जाता है सब्जेक्ट, यहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट। अब आते हैं प्रेडिकेट में, तो प्रेडिकेट में ये जो आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड है या नहीं बोलो, ये मेन वर्ड हो गया, और ये आगे जो वर्ड आया है ये एडवर्ब हो गया। बस दो वर्ड है, मेन वर्ड और एडवर्ब। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के पार्ट है, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। मैं इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सपोज दैट a fat man running on the road fell down। तो इसमें भी है इतना पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, और फेल डाउन एक प्रेडिकेट पार्ट। सेम प्रोसेस यहां पर भी आ गया, क्वालिफायर एडजेक्टिव मेन वर्ड रनिंग ऑन द रोड ये एडजेक्टिव फ्रेजेस, मेन वर्ड एंड एडजेक्टिव। क्लियर? सपोज दैट एग्जांपल आ गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आ गया, तो यहां ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ओनली इज इंजूरियस टू हेल्थ क्या था प्रेडिकेट पार्ट। अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये आपका रनिंग यहां लिखा है ना स्मोकिंग लिखा है, ये वर्ब है यानी पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल यहां पर सब्जेक्ट में दर्शाया जा रहा है, ये आपको यहां सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है। क्यों ऐसा कैसे हो गया? स्मोक मींस होता है धूम्रपान करना, ये वर्ब बन जाता है, ये वर्ब है। यहां आईएनजी जोड़ करके इसको पार्टिसिपल बनाया गया, और ये पार्टिसिपल यहां पर किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, नाउन के रूप में एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दर्शाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये अदर वर्ड। बच्चों आप प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ लेते हैं।
प्रेडिकेट के पार्ट कितने होते हैं तो कैसे पहचानते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सेंटेंस में अगर ये ना हो तो सेंटेंस से बन सकता है, ट्रांसलेशन दे सकता है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए प्रेडिकेट पार्ट स्वयं में सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके लिए कई पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब भी आपके दो पार्ट में चला जाता है। पहला प्राइमरी पार्ट, प्राइमरी वर्ब है, और दूसरा है एक्चुअली वर्ब। मेन वर्ब, तो प्राइमरी भी पार्ट आपका कई में डिवाइड हो जाता है। शायद मैंने पढ़ाया भी था इसका डिटेल। टू बी यानी इज, एम, आर, और इसमें डू, डज, डिड, हैज, हैव एंड हैज। तो ये मेरे पार्ट्स के पढ़ाए हैं, आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली वर्ब में क्या होता है, इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं, मॉडल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो मॉडल्स में विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। इस तरह से इसका बहुत बड़ा, इसमें भी मेन वर्ड में नॉन फिनिट एंड फिनिट वर्ब हो जाता है। यहां पर फिनिट वर्ब होगा और इधर नॉन फिनिट हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा डिटेल है, और पे डिटेल करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा समझने के लिए प्रीवियस क्लास में बात किया है, इसलिए मैंने बताया आपको। अब आगे आपका इसका जो मेन इसका जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जिसे पूरक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हो गए। आइए इसमें हम समझते हैं कि एक्चुअली इसमें सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसके सेंटेंस के द्वारा इसको समझेंगे। यहाँ पर इट्स पार्ट्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने लिखा है। आइए सेंटेंस के द्वारा इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली पार्ट कितने यूजफुल हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। सेंटेंस मैंने राइट किया यहाँ पर, ही टोल्ड मी अबाउट दिस स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पर ये ही वर्ड केवल सब्जेक्ट है, और यहां से लेकर के पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट है। क्या है? प्रेडिकेट पार्ट। समझ गए होंगे। इसमें आपका ये मेन वर्ड है, और मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
ये पढ़ा चुके हैं हम। अबाउट द स्टोरी आपका कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।